आप सभी ने रामायण में जटायु नाम के एक गिद्ध का वर्णन तो सुना ही होगा, जिसने माता सीता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में आज की तारीख में गिद्ध विलुप्त होने की कगार पर है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की अगर माने तो 1980 के दशक में इनकी जनसंख्या 4 करोड़ थी, लेकिन 1990 के दशक तक ही इनकी जनसंख्या 99% तक गिर गई। 2003 में पता चला कि गिद्धों की इतनी बड़ी संख्या में मरने का कारण डाइक्लोफेनेक था, जो कि गाय भैंसों को दी जाने वाली एक दवा है। उसे 2006 में बैन कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी गिद्धों की आबादी लगातार कम होती रही है। 2019 में सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि आज की तारीख में भारत में गिद्धों की आबादी केवल 19,000 है, जो कि 99.95% की गिरावट है। अब ऐसा नहीं है कि केवल गिद्धों की संख्या कम हो रही है, कई सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है, और वो या तो हाल ही में एक्सटिंक्ट हो गए या अब जंगल में नहीं बचे, केवल कैप्टिविटी में ही जिंदा है। जैसे ब्राजील का स्पिक्स मकाओ, जिसे 2019 में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड डिक्लेयर कर दिया गया, आइवरी बिल्ड वुडपेकर, जिसे 2021 में यूएस गवर्नमेंट ने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, वेस्टर्न पनामा का स्प्लेंडिड फ्रॉग पॉइजन, जिसे 2020 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया, वेस्टर्न ब्लैक राइनो, जिसे 2011 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया, और पिंडा जाइंट टॉर्टोइस, जो 2012 में एक्सटिंक्ट हुआ। ये लिस्ट बहुत लंबी है, और ध्यान दीजिए कि ये केवल डॉक्यूमेंटेड एक्सटिंक्शन है, यानी जिनके बारे में हमें पता है। अब एक्चुअल में कितने जानवरों, कीड़े और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, इसका हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाल ही में यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने पाया कि हर घंटे 3 प्रजातियां और हर दिन 150 प्रजातियां तक विलुप्त हो रही हैं, और पूरे साल भर में हम 18,000 से 55,000 प्रजातियों को खो रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 1970 से 2018 के बीच जानवरों की प्रजातियों में 69% की गिरावट आई है। तो पिछले कुछ दशकों में इतनी सारी प्रजातियां अचानक से क्यों विलुप्त हो रही है, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। और चिंता मत करो, पूरे वीडियो में मायूसियत नहीं भरी है। आखिर में हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि इसके सॉल्यूशन के तौर पर आप और मैं अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि कम से कम हमारे कारण इस चीज को और बढ़ावा ना मिले। तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब प्रकृति में प्रजातियों का विलुप्त होना एक आम बात है। सेबर टूथ टाइगर को ही देख लीजिए, आइस एज मूवी में जो टाइगर दिखाया है वो वही है। ये लगभग 10,000 साल पहले पिछली आइस एज के खत्म होने के दौरान विलुप्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल पाया। पर्यावरण में होने वाले प्राकृतिक बदलावों, एवोल्यूशन के कंपटीशन या जानवरों के एक दूसरे को मारने के चलते कुछ ना कुछ प्रजातियां प्रकृति में विलुप्त होती रहती हैं। इसे हम बैकग्राउंड, नॉर्मल या नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट बोल सकते हैं। इस नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट को एक्सटिंक्शंस पर मिलियन स्पीशीज पर ईयर में नापा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ह्यूमन एक्टिविटीज यानी हमारी हरकतों के पहले स्तनधारी जीवों या मैमल्स की नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट 1 या 2 एक्सटिंक्शंस पर मिलियन स्पीशीज पर ईयर थी। कहने का मतलब हर 10 लाख मैमल्स की प्रजातियों में से हर साल 1 या 2 विलुप्त हो जाती थी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल हम मास एक्सटिंक्शन के काल में, जिसमें बहुत कम समय में एक बड़ी संख्या में प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार अभी की एक्सटिंक्शन रेट नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट से 100 गुना ज़्यादा है, और कुछ स्टडीज तो इसे 1000 गुना ज़्यादा बताती है। यानी प्राकृतिक रूप से जितनी प्रजातियां हर साल विलुप्त होती, उससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा प्रजातियां आज की तारीख में विलुप्त हो रही हैं। इस एक्सटिंक्शन को एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित एक्सटिंक्शन रेट बोल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअल में कारण क्या है इतनी ज़्यादा प्रजातियों के विलुप्त होने का? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है? रिसर्च करते समय जब मैं redlist.org पर गया, तब मुझे उन सभी पौधों और जानवरों की लिस्ट मिली जो एक्सटिंक्शन के खतरे में है। बहुत लंबी लिस्ट है। फिर मुझे पता चला कि इस रेड लिस्ट में से 85% प्रजातियों के खतरे में होने का कारण हैबिटेट लॉस है, यानी उनके रहने की जगह ही छीन ली जा रही है उनसे। किसी भी प्रजाति के सर्वाइव करने के लिए उसका नेचुरल हैबिटेट होना जरूरी है, यानी उसका प्राकृतिक निवास स्थान जहाँ उसके रहने की और पोषण की व्यवस्था हो। हैबिटेट खत्म होने का मतलब क्या है? जंगलों का कटना, डिफॉरेस्टेशन, राइट? अब ये जानकर आपको हैरानी होगी कि डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों के कटने का सबसे बड़ा कारण है खेती। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अकेले खेती ही दुनिया भर में 90% जंगलों के काटे जाने का कारण है। और इसके पीछे भी दरअसल दूसरे जानवरों का शोषण ही है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स के मुताबिक जितनी भी जमीन हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 83% लैंड हम एनिमल हस्बेंड्री को देते हैं, यानी उतनी जमीन को केवल उन जानवरों को चराने के लिए और उन जानवरों का खाना उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे, लेकिन अभी फैक्ट यह है कि पृथ्वी का फॉरेस्ट कवर लगभग आधा हो चुका है
और अभी भी जिस रेट से जंगल दोबारा बढ़ सकते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा रेट से उन्हें काटा जा रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिनमें पृथ्वी की लगभग आधी प्रजातियां मौजूद हैं, उनका हर साल 17 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया साफ किया जा रहा है। तुलना के लिए भारत में कुल फॉरेस्ट कवर 80 मिलियन हेक्टेयर है, यानी पूरे भारत में जितना भी जंगल है उतना जंगल हम हर 5 सालों में नष्ट कर रहे हैं और ये रेट बढ़ती ही जा रही है। पोलर बियर्स सभी को पता है बर्फ में रहते हैं नॉर्थ पोल पर। अधिकतर समय ये समुद्र में तैर रही बर्फ पर ही रहता है। अब सोचो क्या होगा अगर ये बर्फ धीरे धीरे या कहना चाहिए तेजी से पिघलने लगे। वेल, यही हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। बात यह है कि धरती का एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान सन 1800 की तुलना में आज 1.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुका है और सन 2100 तक ये 2.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसके कारण अर्थ के पोल्स पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है और ऐसे में उन जानवरों पर खासा प्रभाव पड़ रहा है जो वहाँ पर रहते हैं, जैसे आर्कटिक सर्कल में रहने वाले पोलर बियर्स या एंटार्क्टिका में रहने वाले पेंगुइन्स। स्टडीज बताती है कि जिस स्पीड से अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर उसी स्पीड से बढ़ती रही तो इस सदी के अंत तक पोलर बियर्स भी विलुप्त हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का केवल पोल्स पर रहने वाले जानवरों पर ही नहीं बल्कि पूरी बायोडायवर्सिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। वापस से अगर हम थ्रेटेंड स्पीशीज की रेड लिस्ट पर जाएं तो क्लाइमेट चेंज लगभग 11,000 स्पीशीज को प्रभावित कर रहा है और उनके विलुप्त होने के खतरे को लगातार बढ़ा रहा है। एक और स्टडी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के ही चलते दुनिया की 1/3 एनिमल और प्लांट स्पीशीज अगले 50 सालों में विलुप्त हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, बढ़ते तापमान के चलते जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह पाते और उन्हें वहां से माइग्रेट करना पड़ता है, जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता। और कुछ स्पीशीज जो छोटे एरिया में ही खास हैबिटेट में रहती है वो तो माइग्रेट भी नहीं कर पाती और उनका सर्वाइवल ऐसे में और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। Millions of dark, huge winged creatures dominate the skies. इस वीडियो की रिसर्च करते समय मुझे फ्लाइंग फॉक्स बैट्स के बारे में भी पता चला। ये दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ों की प्रजाति है। मैंने जाना कि 2014 में ऑस्ट्रेलिया में तापमान बढ़ने के कारण एक ही दिन में 45,000 से ज़्यादा फ्लाइंग फॉक्स बैट्स की मौत हो गई थी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवरों पर पृथ्वी के तापमान के लगातार बढ़ने का कितना बुरा असर पड़ता है। अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, क्यों है और कैसे हो रहा है, तो आप इस पर मेरा बनाया पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन या शोषण भी जानवरों के विलुप्त होने का एक बड़ा कारण, जैसे कि ओवर हंटिंग यानी जानवरों का शिकार उनकी रिप्रोडक्शन रेट से भी ज़्यादा तेज़ी से होना। इसके कारण कई सारे एनिमल्स विलुप्त हो गए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का टेस्मेनियन टाइगर। यूरोपियन सेटलर्स के यहाँ आने के बाद उन लोगों ने अपने लाइफ स्टॉक यानी गायों, भेड़ों, बकरियों को बचाने के लिए टेस्मेनियन टाइगर्स की ओवर हंटिंग की और 1933 में उन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसी तरह ओवर फिशिंग के चलते कई समुद्री जीवों की प्रजातियां भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 ने बताया कि सन 1500 से लेकर अब तक जितने भी प्लांट्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, उन सभी में से 75% को ओवर एक्सप्लॉयटेशन और खेती से नुकसान हुआ है। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जानवरों के हैबिटेट को नुकसान पहुंचाता है। इससे खास तौर पर समुद्री जीवन प्रभावित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक स्टडी में महासागरों की 90% प्रजातियों पर प्लास्टिक पॉल्यूशन का बुरा असर पाया गया। इसके साथ ये भी सामने आया कि 90% समुद्री पंछी और 52% समुद्री कछुए प्लास्टिक निगलते हैं। और इसी स्टडी में यह भी पाया गया है कि महासागरों में माइक्रो प्लास्टिक्स का स्तर इस सदी के अंत तक 50 गुना बढ़ जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में समुद्री जीवन के विलुप्त होने का खतरा है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का कहना है कि आज की तारीख में हम लोग हर साल 80 लाख प्लास्टिक वेस्ट महासागरों में फेंक रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। एक बार कल्पना करके देखो कितनी बड़ी प्रेडिक्शन है। 2050 तक जितना समुद्रों में मछलियां हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक होने वाला है। इसके अलावा केमिकल पेस्टिसाइड्स के चलते कीड़ों और उन पर निर्भर पक्षियों की प्रजातियों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इंसेक्ट एटलस 2020 की रिपोर्ट कहती है कि कीड़ों की 41% प्रजातियों की जनसंख्या में लगातार गिरावट हो रही है और 1/3 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। ओके, ये तो हो गई डिप्रेसिंग न्यूज़ कि हमारे कारण इतनी सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पर क्या हमें इसकी परवाह करना भी चाहिए या नहीं?
मतलब इतने सारे जानवर हैं प्रकृति में, अगर कुछ प्रजातियां विलुप्त हो भी जाती हैं तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। अगर सबसे पहले तो इसी तरह पशु पक्षी और मछलियां विलुप्त होते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में केवल किताबों में ही पढ़ पाएगी और उनके एक्सटिंक्ट होने का जिम्मेदार वो हमें ही ठहराएगी। लेकिन इससे एक और गंभीर समस्या हमारे लिए भी है। याद है वीडियो की शुरुआत में हमने गिद्धों की बात की थी। अब गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं जिनकी डेड बॉडी सड़ने लगती है और उनमें कई तरह के घातक बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। लेकिन गिद्धों के डाइजेस्टिव सिस्टम और उनकी इम्यूनिटी के कारण उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए गिद्धों को पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अब जहाँ ये गिद्ध नहीं होते वहाँ ये लाशें सड़ने में 4 से 5 गुना ज़्यादा समय लेती हैं। ग्रामीण इलाकों में इससे पीने का पानी दूषित हो सकता है और उस जल स्रोत पर निर्भर सभी का जीवन खतरे में आ सकता है। इसके अलावा फिर उन सड़ती हुई लाशों को चूहे और कुत्ते खाते हैं जिनसे वो गंभीर बीमारियों जैसे एंथ्रैक्स, रेबीज और प्लेग के कैरियर बन जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेबीज के केसेस भारत में ही देखने को मिलते हैं और इसमें से भी 80% केसेस ग्रामीण इलाकों से आते हैं। अगर गिद्ध की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, ये समझाने के लिए पूरी दुनिया भारत का उदाहरण देती है। इसके अलावा जानवरों के हैबिटेट लॉस होने के कारण उनका इंसानों के साथ कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। द लैंसेट की रिसर्च में पता चला है कि आज की तारीख में नई उभरती बीमारियों में से 75% बीमारियां जूनोटिक डिजीजेज हैं, यानी हर 4 में से 3 बीमारियां जानवरों से आ रही है। HIV, एड्स, इबोला 2 वायरस, SARS-CoV-2 वायरस जो कि हाल ही में कोविड-19 के लिए जिम्मेदार था, ये सभी जूनोटिक वायरसेस है, यानी जानवरों से आ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि जंगली जानवरों के विलुप्त होने को हम अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि वो पृथ्वी के पूरे सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और जब वो विलुप्त हो जाते हैं तो पूरे सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कंजम्पशन यानी भोग की नींव पर ये जो हमने इतना खतरनाक सिस्टम खड़ा किया है, इसका परिणाम आज ये है कि इतने सारे जानवर, कीड़े और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है और केवल आपके और मेरे बदल जाने से समाप्त नहीं हो जाएगी। इस पर हमें बड़े लेवल पर एक्शन चाहिए और मुझे लगता है लोगों में जागरूकता फैलाना उस बड़े लेवल पर एक्शन का एक अहम हिस्सा है। तो बात कर लेते हैं उन कुछ बदलावों की जिनको हम अपने जीवन में ला करके एक कॉन्शियस कंज्यूमर बन सकते हैं, जिससे हमारे कारण इस पृथ्वी पर रह रहे तमाम प्राणियों को कम से कम नुकसान हो। जैसा कि हमने बताया कि खेती और उससे जुड़ा डिफॉरेस्टेशन जानवरों के हैबिटेट लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम खाना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या आपको पता है कि खेती में भी 80% से ज़्यादा ज़मीन हम केवल पशु उद्योग को ही दे देते हैं, यानी मांस, अंडे, दूध और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए। इसका मतलब है कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स छोड़कर ही, यानी एक प्लांट बेस्ड डाइट अपनाकर आप शायद अपने जीवन भर में लाखों पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए आपको एनिमल एग्रीकल्चर पर मेरी डिटेल वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा पेस्टिसाइड से मुक्त भोजन यानी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स चुन करके भी आप कीड़ों और पक्षियों की जान को बचाने में मदद कर सकते हैं और आप जमीन की फर्टिलिटी को भी बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अपने प्लास्टिक यूसेज को भी जितना हो सके कम कर देना एक महत्वपूर्ण कदम होगा और पेपर और लकड़ी का इस्तेमाल कम करके, यानी इनकी जगह पर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके भी आप जानवरों के हैबिटेट की सुरक्षा कर सकते हैं। जीव जंतुओं के विनाश और उनकी प्रजातियों के विलुप्त होने का मुद्दा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा इकोसिस्टम उनके बिना बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन हमारी हरकतों के कारण जीव जंतुओं की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। आज इस समस्या से निपटने के लिए न सिर्फ हमें साथ साथ बल्कि बहुत जल्दी काम करना होगा। ये चीज न सिर्फ प्रकृति और पशु पक्षियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी बेहद जरूरी है।